नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 नियंत्रण की समीक्षा के लिए आज दोपहर बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। भारतीय रेल ने कल से यात्री रेलगाड़ियों का आंशिक परिचालन फिर शुरू करने की घोषणा की। टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग आज शाम 4 बजे से होगी। देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 का कोई नया रोगी नहीं। विशेष उड़ानों से अमेरिका, ब्रिटेन, फिलीपींस और सऊदी अरब से भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है। भारतीय नौसेना का जहाज INS मगर लगभग 200 भारतीयों को लेकर मालदीव से कोच्चि के लिए रवाना। और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए एंटीबॉडीज के आकलन पर आधारित एलिसा जांच किट कोविड कवच तैयार की। ये देश में तैयार पहली जांच किट। इस विशेष कार्यक्रम में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरे पहर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। श्री मोदी कोरोना वायरस महामारी से निपटने में देश की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने के लिए और रियायतें देने के बारे में भी विचार विमर्श होने की संभावना है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि देश में पूर्णबंदी के तीसरे चरण के अंतिम सप्ताह को देखते हुए आगे की रूपरेखा तैयार करने की दृष्टि से ये बैठक अति महत्वपूर्ण है। मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यह 5वीं ऐसी मुलाकात होगी। लॉकडाउन के तीसरे चरण की समाप्ति के मात्र 1 सप्ताह पूर्व हो रही यह बैठक आगे की रणनीति तय करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पिछले ही महीने अपने मासिक रेडियो संबोधन मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश एक युद्ध के बीच में है और उन्होंने लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह भी दी थी। इसी के साथ सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए कई सारी रियायतों की घोषणा भी की थी। कुछ राज्य सरकारों द्वारा लाल, नारंगी और हरे जोन के सीमांकन के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर भी विचार किए जाने की संभावना जताई जा रही है। आर्थिक गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा देने और प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों को संबोधित करने के उपायों पर कई महत्वपूर्ण चर्चाएं इस बैठक के एजेंडे में शीर्ष पर हैं। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय रेल ने कल से आंशिक रेल परिचालन फिर शुरू करने की घोषणा की है। शुरुआत में 15 मार्गों पर रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलेंगे। लगभग 1.5 महीने के बाद एक बार फिर से यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। हालांकि शुरुआत में केवल AC ट्रेनें ही चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग आज शाम 4 बजे से शुरू होगी। टिकट केवल ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से ही मिलेगी। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और कोई काउंटर टिकट जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट भी जारी नहीं किया जाएगा। कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। सफर के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा यात्रियों को स्क्रीनिंग करानी होगी। कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाने पर ही ट्रेन में सफर करने की इजाजत दी जाएगी। परिचालन को सुचारू करने के लिए अगले चरण में धीरे धीरे देश के दूसरे शहरों के लिए भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। इस बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सभी राज्यों से प्रवासी मजदूरों को निकालने की अनुमति देने की अपील की है, जिससे कि वे अगले 3-4 दिन में अपने घरों को वापस जा सकें। श्री गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद देश में प्रतिदिन 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। रेल विभाग ने देश भर में फंसे 3,50,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों के आवागमन के लिए 350 से अधिक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा की।
श्री गौबा ने कहा कि वंदे भारत के अंतर्गत विदेशों से स्वदेश लाए जा रहे भारतीयों को मामले में राज्यों का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे लगभग 3.5 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए 350 से अधिक श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यों के मुख्य सचिवों ने श्री गौबा को अपने राज्यों की स्थिति से अवगत कराया। बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे और अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने में रेलवे के साथ सहयोग करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स का आना जाना बेरोक टोक होना चाहिए और कोरोना योद्धाओं की मदद करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए। बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों ने अपने अपने राज्यों की स्थिति की जानकारी दी। मुख्य सचिवों ने कहा, हालांकि कोविड से सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही आर्थिक गतिविधियों में भी सुविचारित तरीके से तेजी लाना जरूरी है। सौभाग्यकार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से लौटने वाले लोगों को पृथकवास में रहना होगा। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब, महाराष्ट्र और देश के अन्य रेड जोन से आने वाले हिमाचल निवासियों को कोविड-19 का परीक्षण कराना होगा। दूसरी ओर राज्य के फंसे हुए निवासियों को वापस लाने के लिए बेंगलुरु और गोवा से ऊना तक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। राज्य में सक्रिय कोविड-19 के मामले बढ़कर 17 हो गए हैं। बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन में रखने का निर्णय लिया है, जिन्हें क्वारंटाइन की अवधि के बाद अपने जिलों में जाने की अनुमति होगी। इस बीच राज्य के नोडल अधिकारियों को अन्य राज्यों के नोडल अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए गए ताकि फंसे हुए राज्यवासियों का मामला अन्य राज्यों के साथ जल्द से जल्द उठाया जा सके। इस बीच राज्य के 52,763 लोगों ने अन्य राज्यों से अपनी वापसी को लेकर कोविड ई पास के लिए आवेदन किया है। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को वापस राज्य लाने में प्राथमिकता देने की बात कही है। वहीं राज्यवासियों को लाने के लिए आज बेंगलुरु से ऊना स्पेशल ट्रेन चलेगी, जबकि गोवा से ऊना स्पेशल ट्रेन 13 या 14 तारीख को चलाई जाएगी। राज्य सरकार केंद्र सरकार से महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार इत्यादि राज्यों से भी ऐसी ट्रेनें शुरू करने का आग्रह करने पर विचार कर रही है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। विभिन्न देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने का विश्व का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत सुचारू रूप से चल रहा है। वंदे भारत अभियान का पहला चरण 7 मई को शुरू हुआ और इसके अंतर्गत 12 देशों में फंसे तकरीबन 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाने की योजना बनाई गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वंदे भारत मिशन के 5वें दिन 500 से भी ज्यादा भारतीय खाड़ी देशों से भारत के लिए रवाना होंगे। आबू धाबी से एक विमान हैदराबाद, दुबई से एक विमान कोची और बहरीन से एक विमान इन विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे लोगों को लेकर प्रस्थान करेंगी। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और वे श्रमिक जिनकी इस महामारी के दौरान नौकरी चली गई है, उन्हें इस विमान से भेजने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। जो यात्री मेडिकल स्क्रीनिंग के दौरान एसिम्प्टोमेटिक पाए जाएंगे, उन्हें ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। एयर इंडिया की विशेष उड़ानों से पिछले कुछ घंटों में अमेरिका, ब्रिटेन, फिलीपींस और सऊदी अरब में फंसे अनेक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। अमेरिका से एयर इंडिया की पहली विशेष उड़ान 225 भारतीयों को सैन फ्रांसिस्को से मुंबई लाई। एयर इंडिया की एक और उड़ान फिलीपींस के मनीला से भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंची। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इन उड़ानों के संचालन में सहयोग और समर्थन के लिए एयर इंडिया, नागर विमानन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को धन्यवाद दिया है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट कई भारतीयों को लंदन से बेंगलुरु लाई। विदेश मंत्री ने आव्रजन ब्यूरो और कर्नाटक सरकार की भी सराहना की। एयर इंडिया की एक और उड़ान सऊदी अरब के रियाद से 139 भारतीयों को दिल्ली लाई। वंदे भारत अभियान में समुद्र सेतु के तहत मालदीव से भारतीयों को लेकर दूसरा युद्धपोत कल शाम कोच्चि के लिए रवाना हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। माले में खराब मौसम के बावजूद यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए आईएनएस मगर समय पर कोच्चि के लिए रवाना हुआ। 202 यात्रियों को लेकर जहाज के कल शाम कोच्चि पहुंचने की योजना है। यात्रियों में 24 महिलाएं और एक मरीज भी शामिल है। यात्रा शुरू होने से पहले और यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रणाली का पूरा ध्यान रखते हुए सभी यात्रियों की चिकित्सा जांच कराई गई। वहीं उनके सामान को निसंक्रमक भी बनाया गया। इसके पहले नौसेना का पहला जहाज आईएनएस जलस्व 698 यात्रियों को लेकर कल कोच्चि पहुंच गया था। दोनों ही जहाजों की पुनः मालदीव वापसी होनी है और दोनों ही अगली खेप में भारतीय नागरिकों को लेकर तमिलनाडु में टुटीकोरिन के लिए रवाना होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के नए मरीजों की खबर नहीं है। देश में तेजी से कोरोना महामारी से संघर्ष में सफलता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 30.7% हो गई है। पिछले 3 दिन का जो डबलिंग रेट है वो 12 है। रिकवरी रेट 30% से ऊपर पहुंच गया है। 60,000 में से लगभग 20,000 मरीज ठीक होकर वापस अपने घरों में चले गए हैं और मोर्टेलिटी रेट अभी भी केवल 3.3% बना हुआ है। यद्यपि एक भी मृत्यु होती है तो वो बहुत कष्टदायक होती है। पिछले 24 घंटे में 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां एक भी केस नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,511 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए हैं। ये एक दिन में स्वस्थ होने की सबसे अधिक संख्या है। पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रक्त में एंटीबॉडीज के आकलन पर आधारित एलिसा जांच किट कोविड कवच तैयार की है। ये देश में तैयार पहला परीक्षण किट है। इससे कोविड-19 की जांच की गति तेज होने की आशा है। ये किट विभिन्न परीक्षण स्थलों पर प्रामाणिकता जांच में काफी सटीक साबित हुआ है। इससे लगभग 2.5 घंटे में 90 नमूनों की जांच की जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट संदेश में कहा कि एलिसा किट आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। उन्होंने बताया कि जांच किट के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए इसकी प्रौद्योगिकी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को दी गई है। हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कागज और नोटों को सैनिटाइज करने की पराबैंगनी प्रणाली विकसित की है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस प्रणाली से मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, चेक, चालान, पासबुक और लिफाफों को सैनिटाइज किया जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 नियंत्रण की समीक्षा के लिए आज दोपहर बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। भारतीय रेल ने कल से यात्री रेलगाड़ियों का आंशिक परिचालन फिर शुरू करने की घोषणा की। टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग आज शाम 4 बजे से होगी। देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 का कोई नया मरीज नहीं। विशेष उड़ानों से अमेरिका, ब्रिटेन, फिलीपींस और सऊदी अरब से भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस मगर लगभग 200 भारतीयों को लेकर मालदीव से कोच्चि के लिए रवाना। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए एंटीबॉडीज के आकलन पर आधारित एलिसा जांच किट कोविड कवच तैयार की। ये देश में तैयार पहली जांच किट। उत्तर प्रदेश में पूर्णबंदी में छूट दिए जाने के बाद खेलों के साजो सामान संबंधी उद्योग ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना के कारण लोगों की जीवन शैली में आए बदलाव का असर इंडोर खेलों के लिए उपकरणों की मांग बढ़ने के रूप में दिखाई दिया है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में लोगों के जीवन जीने के तरीके को प्रभावित किया है और अब घर में खेले जाने वाले खेलों और फिटनेस की चीजों पर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये रुझान मेरठ की मशहूर खेल के सामान बनाने वाली इंडस्ट्री में भी नजर आ रहे हैं, जहां 2 महीने के बाद अब काम शुरू हो गया है। टेबल टेनिस के सामान बनाने वाली मशहूर कंपनी स्टैग इंटरनेशनल के अध्यक्ष राकेश कोहली ने आकाशवाणी को बताया कि इंडोर गेम्स के सामान में जबरदस्त मांग है और वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने के नए चलन के चलते आने वाले दिनों में ये मांग और
बढ़ेगी। लेकिन वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ हर आदमी अपनी फिटनेस के ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहता है, विद द रिजल्ट कि जितने भी लोग इंडोर गेम्स के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या किसी होम जिम या फिटनेस इक्विपमेंट जो कि घर पे इस्तेमाल हो सके, उनके साथ जो जुड़े हुए हैं, उनका व्यवसाय आने वाले टाइम में बढ़ेगा। मेरठ, जहां से दुनिया भर में खेलों के सामान की सप्लाई होती है, वहां की 3000 के करीब खेल का सामान बनाने वाली कंपनियों में से लगभग 500 कंपनियों में काम शुरू हो गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी कड़ाई से पालन हो रहा है। हालांकि मेरठ शहर अभी रेड जोन में है, लेकिन लॉकडाउन में कुछ सहूलियत मिली है और प्रशासन ने एक कमेटी भी गठित की है जो फैक्ट्री के हालात का जायजा लेने के बाद काम शुरू करने की अनुमति देगी। मेरठ से संगीता श्रीवास्तव के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कल 85 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये राज्य में एक दिन में संक्रमण की सबसे अधिक संख्या है। कुल संक्रमित लोगों की संख्या 696 हो गई है। पटना में कल 9 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ संक्रमित लोगों की संख्या 61 हो गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक 354 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 336 का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। प्रवासी कामगारों के आने के बाद राज्य में पॉजिटिव मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। अब तक 146 मजदूर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। क्वारंटीन सेंटर में भी कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने बाहर से आने वाले सभी कामगारों का कड़ाई से स्वास्थ्य जांच कराने का निर्देश दिया है। राज्य में अब तक 83 ट्रेनों के जरिए 1 लाख से अधिक प्रवासी लौटे हैं। अगले कुछ दिनों में देश के विभिन्न भागों में फंसे 1,20,000 से अधिक लोग वापस लाए जाएंगे। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विभिन्न इलाकों में फंसे लोगों के लिए पास जारी करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। झारखंड में कल रात कोविड संक्रमित 4 नए मरीजों का पता चला। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 160 तक पहुंच गई। नए रोगी हजारीबाग और गिरिडीह जिले में सामने आए। अभी तक 78 रोगियों के स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। राज्य में रोगियों के ठीक होने की दर 48.75% है। हाल ही में नए संक्रमित लोगों के सामने आने पर राज्य के 4 जिले धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह फिर से रेड जोन में आ गए हैं। इन्हें पहले कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या 3,614 हो गई है। राज्य में संक्रमित जिलों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। संक्रमित रोगियों में 1,480 की हालत स्थिर है, जबकि 243 की गंभीर है। अब तक कोरोना संक्रमण से 676 लोग ठीक हो चुके हैं। इस महामारी से 215 लोगों की मौत हुई है। इस बीच मध्य प्रदेश में आज से रेडियो स्कूल के साथ दूरदर्शन क्लासरूम भी शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को पूर्णबंदी में अध्ययन के लिए सामग्री उपलब्ध कराना है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 8,195 हो गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 398 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 5,126 रोगियों की हालत स्थिर है, जबकि 31 वेंटिलेटर पर है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 21 लोगों की मौत हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अभी तक 493 लोगों की मृत्यु इस महामारी से हुई है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से नए मरीजों के मामले में चिंताजनक वृद्धि हो रही थी। ऐसे समय मरीजों के अच्छे होने की दर में सुधार राज्य के लिए बड़ी राहत की बात है। सबसे अधिक 266 मरीजों को अहमदाबाद शहर के अस्पतालों से छुट्टी दी गई है, जबकि 41 मरीजों को वडोदरा में छुट्टी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार गुजरात में संक्रमण से अच्छे होकर अस्पतालों से छुट्टी पाने वाले मरीजों की दर पिछले 10 दिनों में 15.58% से बढ़कर 32.64% हो चुकी है। नई दर न केवल आधे दर्जन राज्यों से अधिक है, लेकिन राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर है। अब तक कुल 2,545 मरीजों को राज्य के विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। राज्य में अब कोविड-19 के 5,157 सक्रिय मामले हैं। अच्छी खबर यह है कि कल अस्पतालों से छुट्टी पाने वाले 454 लोगों में कई वरिष्ठ नागरिक भी शामिल है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। राज्य की स्थिति इस दृष्टि से देश में सबसे खराब है। राज्य में कल एक ही दिन में इस महामारी से 53 लोगों की मृत्यु हुई और संक्रमण के 1,278 नए मामले सामने आए। अभी तक 4,199 रोगियों को उपचार के बाद ठीक होने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
महाराष्ट्र में कल कोविड-19 के 1278 नए मामले और 53 मौतें दर्ज हुई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल गिनती 22,171 तक पहुंच गई है, जबकि इससे अब तक 832 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल मुंबई से सबसे अधिक 19 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई। मुंबई में कल कोविड-19 के सबसे अधिक 875 नए मरीज भी पाए गए। इसके साथ मुंबई शहर में ऐसे रोगियों की कुल संख्या बढ़कर 13,564 हो गई है। वहीं इस घातक बीमारी से अब तक कुल 4,199 लोग राज्य में ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 2,38,766 परीक्षण किए गए हैं। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला के अंतर्गत आकाशवाणी कोविड-19 के बारे में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों के विचारों से अवगत कराता है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने कहा कि नागरिकों को बुनियादी स्वच्छता और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करना चाहिए। पूर्णबंदी के तीसरे चरण में दी गई रियायतों को देखते हुए ऐसा करना और भी आवश्यक हो गया है। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्र ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में टीके विकसित करने और सीरम संबंधी परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाओं में वायरस कल्चर के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। We also have started growing the virus in the cell in the laboratory, which is very important technology platform for several things. One is vaccine preparation, so you can grow a lot of virus, inactivate it and use it as vaccines. Then second thing is these are growing in the cell, so you have a cell culture system where you can test a drug. So add a drug and virus growth is stopped, which means it's an antiviral against COVID-19. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बलविंदर सिंह इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपने घरों में रहें। उन्होंने कहा कि लोगों को पूर्णबंदी के नियमों का पालन करना चाहिए। बीमारी के सामने सबकी हालत बुरी है, पूरी दुनिया की हालत बुरी है। अपने परिवार के हीरो बन सकते हो तुम लोग, जिंदगी के खिलाड़ी बनो। सिर्फ घर पे रहो, बस घर पे रहो, बस सिर्फ घर पे रहो। जब तक सरकार कह रही है घर पे रहो, इससे आपकी जान बची रहेगी, आपके परिवार की जान बची रहेगी। कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, हमें इसे हराना है, इस डिजीज को हराना है। विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सरकार ने व्हाट्सएप पर आ रहे इस मैसेज का खंडन किया है कि आयुष्मान-योजना.org आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट है। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने इसे गलत और निराधार बताया है। PIB के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि www.pmjay.gov.in आयुष्मान भारत योजना की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने पूर्णबंदी हटाए जाने के बाद अपने सभी केंद्रों में खेलों का प्रशिक्षण शुरू करने की मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। प्राधिकरण के सभी केंद्रों पर कोरोना महामारी के कारण सभी तरह के प्रशिक्षण स्थगित कर दिए गए हैं। तैराकी में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए एक अलग समिति का गठन किया गया है, क्योंकि इस खेल में खिलाड़ियों को पानी में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और ऐसे में अन्य खेलों की तुलना में इसमें स्वास्थ्य का अलग तरह का जोखिम होता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस देश में नवाचार और प्रौद्योगिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में उपलब्धियों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती देने की व्यापक कार्य योजना तैयार करने को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मना रहा है। प्रौद्योगिकी नवाचार का उद्देश्य देश को कोविड-19 संकट के बाद के लिए तैयार करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को फिर से सक्रिय करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को बेचैनी की शिकायत के बाद नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने बताया है कि उन्हें कल शाम अस्पताल के कार्डियोथोरेसिक वार्ड में भर्ती कराया गया। कांग्रेस के 87 वर्षीय नेता को निगरानी में रखा गया है। डॉ सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं। देश के राष्ट्रीय लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन संपूर्ण देश के लिए मौसम का व्यापक स्तर पर अनुमान व्यक्त करता है। इस मौसम रिपोर्ट में देश के प्रत्येक हिस्से की विस्तृत जानकारी होती है। इसमें कश्मीर से कन्याकुमारी, गिलगित से गुवाहाटी और बल्तिस्तान से पोर्ट ब्लेयर तक के मौसम का ब्यौरा दिया जाता है। एक रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में इस सप्ताह हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर भारत में पहाड़ों और मैदानों में कहीं हल्की और कहीं मध्यम वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों में उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापक वर्षा हो सकती है और गरज के साथ आंधी आ सकती है। 14 मई से एक और पश्चिमी विक्षोभ के क्षेत्र में आने की संभावना है, जिसका असर अगले 2-3 दिन तक रहने की संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान कम दबाव के कारण केरल और तमिलनाडु में भारी वर्षा की संभावना है। देश के विभिन्न हिस्सों में आज के तापमान की बात करें तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा या गरज के साथ आंधी आ सकती है। गिलगित में तापमान 12 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने और बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। दुनिया में कोरोना वायरस से मृतकों की संख्या 2,82,918 हो गई है। जॉन हॉपिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया के 212 से अधिक देशों से कोरोना के कुल 41,59,914 मामले सामने आए हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा 80,516 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद ब्रिटेन में 31,855 और इटली में 30,560 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद विमलेंदु। कल से यात्री रेलगाड़ियों के संचालन को अखबारों ने महत्व दिया है। जनसत्ता की सुर्खी है, दिल्ली से 15 शहरों के लिए कल से चलेंगी ट्रेनें। आरक्षण आज से। सिर्फ आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ही मिलेगी टिकट। किसी भी ट्रेन में पेंट्री कार नहीं होगी। राजधानी ट्रेनों के बराबर होगा किराया। नवभारत टाइम्स लिखता है, लॉकडाउन बढ़ाना नहीं चाहते राज्य। कल राज्यों के प्रमुख सचिवों की बैठक में आम राय बनी। पूर्णबंदी पर आज मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री। दैनिक जागरण का कहना है, लॉकडाउन में अगले हफ्ते से मिलेगी बड़ी राहत। नियंत्रण क्षेत्र के अलावा सभी स्थानों पर छूट देने की तैयारी। राज्यों के भीतर बसें चलाने के संकेत। अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, सुनिश्चित करने होंगे सुरक्षा के उपाय। उद्योगों को फिर शुरू करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी। उधर जनसत्ता लिखता है, देश में लगातार चौथे दिन कोरोना विषाणु संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद रविवार रात तक संक्रमण के 4,000 से ज्यादा मामले। हिन्दुस्तान सुखद शीर्षक से लिखता है, देश भर में महामारी के गंभीर मरीजों की दर आधी हुई। पूर्वोत्तर में ग्रामीणों की इच्छा शक्ति से हार गया कोरोना। कड़े नियम अपनाकर 8 में से 6 राज्य संक्रमण मुक्त हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 नियंत्रण की समीक्षा के लिए आज दोपहर बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। भारतीय रेल ने कल से यात्री रेलगाड़ियों का आंशिक परिचालन फिर शुरू करने की घोषणा की है। टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग आज शाम 4 बजे से होगी। देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 का कोई नया रोगी नहीं। विशेष उड़ानों से अमेरिका, ब्रिटेन, फिलीपींस और सऊदी अरब से भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है। भारतीय नौसेना का जहाज INS मगर लगभग 200 भारतीयों को लेकर मालदीव से कोच्चि के लिए रवाना। और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए एंटीबॉडीज के आकलन पर आधारित एलिसा जांच किट कोविड कवच तैयार की। ये देश में तैयार पहली जांच किट।
इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।